हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्कशीट 9। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन, अभी तक हम ये समझते थे कि हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए और पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन नाइट्रोजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये प्रोटीन्स, आपने प्रोटीन्स का नाम सुना है, ये न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व। क्लोरोफिल का भी नाम आपने सुना है, पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। विटामिन्स का नाम आपने सुना है, और ये न्यूक्लिक अम्ल, इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में जानेंगे। बट ये जो चीज़ें हमारे शरीरों के लिए ज़रूरी हैं, हमारे शरीर का हिस्सा है, उनका मुख्य हिस्सा नाइट्रोजन है। यानी उनके जो यौगिक हैं, उनके जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि एक हम बात करते हैं कि अमोनिया है ना? तो ये इसमें ये नाइट्रोजन इसी का एक हिस्सा है। और अमोनिया एक उर्वरक के रूप में, जैसे खाद डालते हैं तो फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं फसलों की अच्छी खेती के लिए, तो एक बहुत अच्छा उर्वरक है ये अमोनिया, और इसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा है नाइट्रोजन। इसी प्रकार से जो प्रोटीन्स हैं, क्लोरोफिल है, विटामिन्स हैं, इन सब के यौगिकों में नाइट्रोजन से ही बने हुए होते हैं उनके यौगिक। इसलिए सभी सजीवों के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ, कि चाहे पौधे हों या जानवर हों, ये वायुमंडल में इतनी सारी नाइट्रोजन है 78%, लेकिन ये उसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। वायुमंडल में ये पाई जाती है N2 के रूप में, और ये इसको सीधा प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा, ये एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पौधे नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल देते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, और इसे सिर्फ पौधे कर सकते हैं। और पौधे जब इसे यौगिकों में बदल लेते हैं, तो ये मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, और वहां से जल में घुलकर उनके शरीरों में आसानी से अवशोषित यानी कि सोख लिए जाते हैं पानी के द्वारा। ये यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, और सभी हिस्सों को नाइट्रोजन इस प्रकार मिल जाती है। लेकिन ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी पौधे किसकी सहायता से करते हैं? इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम के जो फलीदार पौधे होते हैं ना, जैसे बीन्स हैं, मटर हैं, इस तरह के जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। स्थिरीकरण, अभी हमने इसकी बात की कि वायुमंडल की नाइट्रोजन जो N2 रूप में है, उसे इस प्रकार के यौगिकों में बदलना। ये अमोनिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, और भी यौगिक हैं जिनमें ये नाइट्रोजन बदली जाती है। तो ये राइजोबियम नाम के जो जीवाणु हैं, पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, ताकि पौधे उन्हें आसानी से अवशोषित कर सकें। और ऐसी प्रक्रिया, जो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, यानी कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में जो बदलने की प्रक्रिया है, वो कई बार बिजली के कड़कने पर वायुमंडल में भी हो जाती है, और फिर वो बारिश के द्वारा जमीन में आ जाती है, मिट्टी में आ जाती है। तो दोनों ही, ये जो राइजोबियम नाम के जीवाणु कर रहे हैं, ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, और ये जो है, ये बिजली की सहायता से वायुमंडलीय यानी कि एटमॉस्फेयर में ही हो जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। तो दो प्रकार का है जो आपको आज इस वर्कशीट में जानना है, और मेनली हमें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ना है, जिसके लिए हम चलेंगे अब नाइट्रोजन चक्र की ओर। यहाँ भी आपको वर्कशीट में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। इन सारे स्टेप्स को मैं आपको एक दूसरी इमेज के साथ, दूसरे पिक्चर के साथ, नाइट्रोजन साइकिल का, नाइट्रोजन चक्र का ही इमेज होगा वो, उसके द्वारा इन सारे स्टेप्स को अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आप ये समझ सकें कि वायुमंडल से नाइट्रोजन कैसे आती है, पौधे और जंतुओं में घूमती है, और फिर वापस ही नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाती है। चक्र का मतलब ही ये होता है, जहां से आई है वहीं वापस चली जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक इमेज, और उसके द्वारा समझते हैं नाइट्रोजन चक्र। आइए यहाँ इस चित्र द्वारा नाइट्रोजन चक्र को समझते हैं। ये है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, उससे ये फलियों की जड़ों में रहने वाले नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया, जिन्हें हमने अभी राइजोबियम नाम उसका एक उदाहरण लिया था, कि ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है,
उसे ये बदल देते हैं इस प्रकार, ये देखिए अमोनिया में, यहाँ लिखा हुआ है, आपने इस शब्द पे ध्यान नहीं देना है, ये अमोनिफिकेशन जो लिखा हुआ है, अमोनिफिकेशन द्वारा आप इसे NH3 भी लिख सकते हैं या NH4+, मतलब अमोनिया का आयन। तो उसके द्वारा ये फलियों की जड़ों में रहने वाले जो नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, यानी कि उसे यौगिकों में बदलते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये किस रूप में बदल रहे हैं? अमोनिया के रूप में बदल देते हैं, रहने वाले जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया। उसके बाद ये निट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसे निट्रिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा, ये जो बैक्टीरिया हैं वहाँ मिट्टी में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये निट्रिफिकेशन द्वारा इसे नाइट्राइट्स, ये देख रहे हैं आप, NO2 या NO3 नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। अब इस रूप में ये जो यौगिक बन गए हैं नाइट्रोजन के, इसके द्वारा पौधे अपनी जड़ों से इन यौगिकों को भी अपने शरीर में ले लेते हैं, ये जल में घुले रहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं आत्मसातीकरण। और पौधों को जब ये जानवर खाते हैं तो उनके शरीर में भी नाइट्रोजन के यौगिक चले जाते हैं और ये प्रोटीन्स हम इसी रूप में लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा नाइट्रोजन है। अब जब ये पौधे और ये जंतु जब मर जाते हैं तो अपघटीय जीव, आपको पता है कि ये मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, इनका डीकम्पोजिशन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो अपघटन करने वाले जीव या बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, कवक हैं, वो इन्हें फिर से अमोनिया में बदलते हैं और अमोनिया से फिर ये बनते हैं नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स। और अगर इन्हें अब किसी ने नहीं सोखा तो ये डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा वापस N2 यानी कि वायुमंडल वाली नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। वापस जो है ये वायुमंडल में चली जाती है, अपघटन करते हैं जो जीव, उसके द्वारा जो नाइट्रोजन के दूसरे रूप बन जाते हैं, वह फिर से N2 की फॉर्म में वायुमंडल का हिस्सा बन जाती है। एक बार दोबारा देखते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है N2, इसे फलियों की जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया, उदाहरण के लिए राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया, ये इसे अमोनिया में बदलते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिया से निट्रिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा नाइट्राइट्स बनते हैं या नाइट्रेट्स बनते हैं और आत्मसाती प्रक्रिया द्वारा ये पौधे और जंतु इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के अंदर विभिन्न यौगिक बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन। और जब ये जंतु और पौधे मर जाते हैं तो इनका अपघटन होता है और अपघटन द्वारा ये वापस NH3 यानी अमोनिया में बदल जाते हैं। अमोनिया से फिर वही नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलते हैं और यहाँ से इन्हें डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन यानी N2 वायुमंडल वाली नाइट्रोजन में वापस बदल देते हैं और नाइट्रोजन फिर से वायुमंडल का हिस्सा बन जाती है। यानी कि जहाँ से आई वहीं वापस चली गई और बीच में उसका ये कहाँ कहाँ घूमी, पौधे और जंतुओं में, और उसके बाद वापस अपनी जगह पर पहुंच गई जहां से आई थी, इसलिए इसे चक्र कहते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम वापस चलते हैं थोड़ा सा अपनी वर्कशीट की ओर। तो ये अब हमारी वर्कशीट हमारे सामने है। इसमें भी हम इन स्टेप्स को रिकॉल कर लेते हैं कि किस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर होती है नाइट्रोजन चक्र द्वारा, कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल, इसके बारे में आपने देखा होगा, जो काई होती है झीलों और तालाबों के किनारे, उन्हें नीले हरे शैवाल कहते हैं, वे भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के 3 रूप हमने पढ़े हैं, अमोनिया, नाइट्राइट्स नाइट्राइट्स और ये नाइट्रेट्स, इनमें बदल देती है। ये नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक, ये जो 3 यौगिक हैं, ये पौधों के अन्य भागों तक चले जाते हैं और वहाँ उनसे प्रोटीन और दूसरे यौगिक, विटामिन्स बन गए, क्लोरोफिल बन गया, प्रोटीन्स बन गए, ये सब बन जाता है। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है उनमें ये नाइट्रोजन जो है वो पौधों वाले प्रोटीन और दूसरे यौगिकों के रूप में पहुंच जाती है। भाई पौधों वाले प्रोटीन अब जंतुओं के प्रोटीन बन गए और इनकी मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इन नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, फिर से ये यौगिक बन जाते हैं। मतलब पहले ये यौगिक गए जड़ों द्वारा ऊपर पौधे के हिस्सों में, वहां इनका रूप फिर बदल जाता है, मतलब प्रोटीन बन गए, क्लोरोफिल बन गए, दूसरे यौगिक बन गए और फिर इस्तेमाल होते रहे और जंतुओं में चले गए। वहां से जब पौधों को खाया जंतुओं ने, फिर जब पौधे और जंतु मर गए तो फिर से जो नाइट्रोजन के यौगिक थे, जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन फिर से इन्हीं 3 रूपों में
बदल जाएगा और पौधे फिर से इन्हें उपयोग कर लेते हैं। लेकिन कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो इन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में वापस बदल देते हैं और वहां से यह वायुमंडल में चली जाती है, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो मुझे लगता है अब ये प्रक्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार जो आपकी वर्कशीट में नाइट्रोजन चक्र दिया हुआ है उस पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ये आपकी वर्कशीट में दी गई नाइट्रोजन चक्र का चित्र है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 के रूप में होती है। वहां से ये तड़ित मतलब कि बिजली द्वारा या फिर ये जीवाणुओं या नीले हरे शैवालों द्वारा इसका स्थिरीकरण कर दिया जाता है। स्थिरीकरण मतलब कि इसे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल दिया जाता है। और नाइट्रोजन के 3 प्रकार के यौगिक हैं, अमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। तो सबसे पहले जब ये स्थिरीकरण होता है तो अमोनिया बनता है। ठीक है, सबसे पहले जो जीवाणुओं ने बनाया, राइजोबियम जैसे जीवाणुओं ने, नीले हरे शैवालों ने या बिजली द्वारा, तो ये N2 जो है ये किस में बदल जाएगी, अमोनिया में, NH3 में। ठीक है, उसके बाद मिट्टी में उपस्थित जो है ये नाइट्रोजन के यौगिक ये इस रूप में बना दिए जाएंगे जिन्हें निट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये इन्हें नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के रूप में बना देते हैं और फिर पौधों द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाते हैं। वहां से ये जंतुओं में चले जाते हैं जब वो पौधों को खाते हैं तो। और जब ये मरते हैं, ये पौधे या जंतु मर जाते हैं या फिर ये अपने शरीर से जो वेस्ट बाहर निकालते हैं उत्सर्जन द्वारा या इनकी मृत्यु द्वारा, तो नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट बनते हैं, नाइट्रोजन अब बेकार हो गई, तो उससे डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं ये वापस इन्हीं रूपों में बना देते हैं, ये नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बना देते हैं। अगर इन्हें पौधे अवशोषित कर लें तो ये फिर से सजीवों में घूमेंगे, अगर नहीं तो ये डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं इसे, ये जो जीवाणु हैं ये डीनिट्रीफाइंग है, ये नाइट्रोजन के यौगिक में, दोबारा यहाँ लिख रही हूँ, अमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, ये जो नाइट्रोजन के यौगिक के रूप हैं इन्हें गैसीय नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। तो आपकी वर्कशीट में निट्रिफिकेशन, डीनिट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन ये प्रक्रियाओं के नाम नहीं लिखे हुए, बट बात वही है, होना यही है। जब N2 से ये NH3 यानी अमोनिया बनती है तो हम इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं, अमोनिफिकेशन। और जब ये अमोनिया से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनते हैं तो हम इसे निट्रिफिकेशन कहते हैं, निट्रिफिकेशन। ठीक है ना। या फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर ये नाइट्रोजन के यौगिक जो हैं ये वापस आपकी वायुमंडल वाली नाइट्रोजन बन रहे हैं तो हम इसे डी निट्रिफिकेशन इस तरह से लिखते हैं। तो अमोनिफिकेशन, निट्रिफिकेशन और डीनिट्रिफिकेशन ये 3 मुख्य रूप से प्रक्रियाएं हैं जो कि नाइट्रोजन चक्र का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप इन प्रक्रियाओं के नाम ना भी लिखें, बट ये स्टेप्स क्या हो रहे हैं, कौन से चरण हैं, कब क्या हो रहा है, ये चीज़ यहाँ अच्छे से समझा दी गई है। और मुझे लगता है अब आपको अच्छी तरह से नाइट्रोजन चक्र समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ है सबसे पहला प्रश्न है कि सेम और मटर यानी फलीदार पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा ही था कि उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। अब स्थिरीकरण क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। तो 2 विधियां हैं। अब वापस ऊपर देखते हैं अपनी वर्कशीट में कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। एक तो ये जैविक हो गया जिन्हें जीवाणु कर रहे हैं, ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। और दूसरा जो है बिजली के कड़कने पर होता है, उसे तड़ित नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो ये 2 प्रकार हैं, जैविक और तड़ित। क्लियर। यहाँ आप स्थिरीकरण की परिभाषा भी देंगे कि स्थिरीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना। सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। और अगला है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बना करके स्पष्ट कीजिए। ये कम से कम 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो ये आपका प्रश्न 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रोजन चक्र को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, चाहे आप अपनी वर्कशीट वाला कर लीजिए, चाहे इस वीडियो में जो मैंने आपको दूसरा चक्र दिखाया है
उसके चित्र द्वारा कर लीजिए जिससे आपको आसानी से समझ आए, या कोई और आपकी बुक में, आपके सपोर्ट मटेरियल्स में, जहाँ से भी आप करना चाहें, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन के यौगिकों का अहम हिस्सा है, अहम अंग है उसका। नाइट्रोजन के बिना इनके यौगिक नहीं बनते। तो ये आपका उत्तर 3 हो गया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द वर्कशीट 9। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई शुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 99.9% ये आता ही आता है क्वेश्चन। कभी हुआ शायद, कभी ये कोई ऐसा एग्जाम हो जहाँ ये ना दिया गया हो, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स। सो रिवाइज इट प्रॉपरली एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्कशीट में और जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।